आप देख रहे हैं सक्षम भारत टीव्ही। नियम म्हणजे बुद्ध नियम की आपल्या सर्वांची मानसिकता जास्तीत जास्त 40 ते 45 मिनिटं स्थिर राहू शकते। त्याच्यानंतर तुम्ही कितीही काही चांगले सांगा ते काही त्यांच्या लक्षामध्ये राहत नाही। उपस्थित इथं असणाऱ्या लोकांना विचारा कोणत्या मान्यवरांनी कोणतं मनोगत व्यक्त केलं, इथंच हॉलमध्ये बघा किती सांगू शकतील। आणि म्हणून आपली मानसिकता स्थिर राहण्यासाठी कमी वेळामध्ये वाढदिवस सागर भंतीजींनी सांगितल्याप्रमाणे मेश्राम साहेब हा वाढदिवस करायचा का नाही करायचा, अनेक लोक आपापल्या पद्धतीने आपापलं मत मांडतात। परंतु वाढदिवस म्हणजे काय की भूतकाळामध्ये केलेले जे कार्य आहे याचा आढावा घेणे आणि भविष्य कालावधीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे याचा संकल्प करणे, या दोन्हीचं चिंतन म्हणजेच वाढदिवस। आणि भदंत हर्षबोधी महाथेरो यांनी भूतकाळात म्हणजे जेव्हापासून दीक्षा घेतली तेव्हापासून तर आत्तापर्यंत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या राज्यामध्ये कोणतं काम केलं, मला असं वाटते उपस्थित सर्व लोकांना माहिती आहे। म्हणून आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत। माझी आणि त्यांची ओळख 1995 पासून नाशिकमध्ये असताना म्हणजे त्यांनी मोबाईलमध्ये माझं नाव सेव्ह केलं होतं, कधी आमदार कधी महापौर। म्हणजे काय झालं की तिथे आम्ही जागा लेणीच्या पायथ्याशी घेऊन एक सुंदर त्या कोर्टमध्ये 11 करोडचा बौद्ध स्तूप उभारलेला होता। आणि ते भिक्खू संघाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वांनी बांधकाम केलं। त्याच्यामध्ये माझा सिंहाचा वाटा होता, भंतीजीचा सिंहाचा वाटा होता। भंतीजीने नाशिक सोडलं, मी माझ्या गुरुची तब्येत बिघडली म्हणून मी सुद्धा नाशिक सोडलं। परंतु नाशिकमध्ये अजूनही माझं नेस्ट यांनी महाबोधी बहुउद्देशीय संस्था, आमच्याकडे 50 अनाथ मुलं होते की ज्याला आई नाही किंवा वडील नाही, असेच मुलं आम्ही त्या ठिकाणी सांभाळतो गेल्या 35 वर्षापासून। गुरुची तब्येत बिघडल्याच्या नंतर दोन्ही किडन्या फेल झाल्या, कारण त्यांना पारंपरिक शुगर होती आईपासून आलेली। 30 वर्ष गोळ्या घेतल्या, त्या गोळ्याचा परिणाम किडनीवर झाला आणि त्याच्यामुळं मी ते सगळं सोडून मी गुरुच्या सेवेसाठी आलो। गुरुची सेवा 2 वर्षे केली, त्याचं एक फळ म्हणून काय होईना मी आता मऊचा अध्यक्ष आहे। सागर भंतीजींना सांगितलं आहे की त्या ठिकाणी सुद्धा 2 बाबी आहेत, 2 गट आहेत। परंतु आता तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, दुसरा गट जो आहे जवळजवळ 90% ते 50 साहेबाच्या तिथे जर अगर बाबा साहब वही पैदा नहीं होते तर हम लोग कहीं के नहीं होते। जर बाबासाहेब तिथे जन्मले नसते तर तुमच्या माझ्या जगण्याला आज काही किंमत नाही। आणि म्हणून मी अध्यक्ष झाल्यानंतर माझे गुरुच होते अध्यक्ष, त्यावेळेस सरकार पैसे देऊ लागलं। परंतु पैसे घेऊन काय करणार, कारण ती आता तो खूप मोठा इतिहास आहे, तेवढा मी सांगणार नाही। मग पैसे घेऊन काय करणार, आम्हाला इथे जागा द्या। बघा मिलिटरी कॅम्प एरिया आहे, डिफेन्स एरिया आहे, तिथे 1 फूट जागा मिळणे मोठी अवघड गोष्ट आहे। हीच जागा मिळवण्यासाठी भंतीजीला जवळजवळ 15 ते 16 वर्षे संघर्ष करावा लागला धम्मशील भंतीजीला, तेव्हा ती जागा मिळाली। आज आपल्याकडे काही तिथं ठोस असं कारण नव्हतं, परंतु आम्ही म्हटलं वामन दादाचं एक जुनं गीत आहे, भीमा तुझ्या महूला जाऊन काल आलो, तू रांगलास तेथे राहून आलो। म्हणजे महाराष्ट्रातील लोक बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मभूमीला वंदन करण्यासाठी आले असताना जर त्यांची इच्छा असेल तर मुक्काम करायची तर ते मुक्काम करू शकत नाही। आणि म्हणून
बाबासाहेबाच्या प्रती आस्था, आपुलकी, जिव्हाळा, करुणा, मैत्री सर्व जर आज कोणाच्या मनामध्ये असेल तर ते फक्त महाराष्ट्रीयन लोकांच्याच मनात आहे. जरी ते चुकून मध्य प्रदेशामध्ये असले खैरकर साहेब, पण सगळं योगदान हे महाराष्ट्रीयन लोकांचं आहे. आणि म्हणून सरकारला, केंद्र सरकारला निवेदन देऊन जिथे 1 फूट जागा मिळत नाही तिथे 3.5 एकर जागेची 7/12 संस्थेच्या नावाने केलेली आहे. बाबासाहेबाचं तिथं स्मारक आहे, रमाईचं तिथं काही नाही. रमाई होती म्हणून बाबासाहेब, आणि बाबासाहेब होते म्हणून तुम्ही आणि मी. म्हणून रमाईचंही नाव बाबासाहेबाच्या सोबत असणं गरजेचं, महत्त्वाचं आहे. म्हणून तिथे रमाई यात्री निवास असा प्रोजेक्ट आपण उभा केलेला आहे. त्याच्यामध्ये 5, 6, 8, 10 जरी गाड्या आल्या एका वेळेस, कारण आता धम्मस्थळी काढतात बुद्धगयाचे, तर सर्वात शेवटचं लास्ट ठिकाण कोणतं असेल तर ते महू, भीम जन्मभूमी. मग या सर्व लोकांना तिथे राहण्याची, झोपण्याची आणि जेवण्याची व्यवस्था झाली पाहिजेत. याच्यासाठी मोठमोठाले 5 ते 6 हॉल घेतले. एक मेडिटेशन हॉल घेतला, एक बुद्ध गार्डन घेतलं, आणि परिवारासहित जर तुमच्यासारखे लोक आले तर ते हॉलमध्ये झोपणार नाहीत, तर तुमच्यासाठी 10 बाय 10ची एक अशा 70 रूमा त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट केला आणि तो केंद्र सरकारला पाठवला. कारण एवढं प्रोजेक्ट आपण उभा करू शकत नाही, तर 100-150 CR आपण तो प्रोजेक्ट तयार करून पाठवला. या 14 एप्रिलला 100 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून पास झाले. आता ते दिपवाळीच्या नंतर त्याच्या कामाला सुरुवात होईल. आणि म्हणून तिथे 2 कमिट्या, समित्या जरी असली तर ही जे कार्यरत समिती आहे, बाबासाहेबाला अभिप्रेत असलेलं काम त्या ठिकाणी रमाई यात्रे निवासच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होत आहे. अध्यक्ष या नात्यानिमित्त तुम्हाला एकदा सगळ्यांना निमंत्रित करतो की तुम्ही हर्षबोधी भंतीच्या माध्यमातून जेव्हा आपल्याला नेपाळचा कार्यक्रम घ्यायचा तेव्हा एक मीटिंग महूला निश्चित स्वरूपामध्ये आपण आयोजित करू आणि तुम्ही त्या ठिकाणी या. तिथून सुद्धा आपण नेपाळचं, काठमांडूचं जे काही आपण अधिवेशन करणार आहोत त्याची मीटिंग महूमध्ये सुद्धा करावी अशी मी अपेक्षा करतो. आणि हर्षबोधी भंतीजीला खूप खूप मनापासून, ते मला भाऊ मानतात, मी त्यांना भाऊ मानतो, ते मला वंदामी म्हणत नाही, मी त्यांना वंदामी म्हणत नाही. मेरे भाई बोलो, एकदम प्रेमाचा, आपुलकीचा, जिव्हाळ्याचा शब्द आम्ही वापरतो. जरी मी त्यांच्या 2 कार्यक्रमाला आलो नाही, परंतु वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी एवढ्यासाठी या ठिकाणी आलो. तुमचे सुद्धा योगदान. भंतीजी म्हणले मला पैसे पाहिजेत नाही, गुच्छ पाहिजेत नाही. मला सांगा पैशाशिवाय काय होते का? आपलं लॉर्ड बुद्धा चॅनल चालू असताना तुम्ही बोलायचे, टीव्हीवर आम्ही ऐकायचो की जाहिरात कोणती घ्यावी, काही नाही, कोणती जाहिरात घेतली तर लोक काय म्हणतील. चॅनलचं नाव आहे लॉर्ड बुद्धा. तर भंतेजी विचार करा ना, सकाळपासून मी बघतोय 8 वाजल्यापासून इथं कार्यरत आहे. कोणी 12 वाजता आलं, कोणी 1 वाजता आलं. मेश्राम साहेब, भंतेजी किती वाजता आले यांची ओळख करून दिली. हे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आम्ही बॅनर लावू लागलो तिथे, आहे की नाही. म्हणजे स्वतःचा वाढदिवस, एखाद्याचा वाढदिवस असू द्या, बघा किती नटून थटून, जॉकेट, सूट, टाय, बूट घालून सगळे लोक वाट पाहतील बड्डे बॉय नाही, परंतु खूप सुंदर तुम्ही बनवलेलं आहे कमी वेळामध्ये. तर वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी अधिक न बोलता, जन्मदिन है, वो जन्मदिन उनके प्रवज्जा के दिन को मानना चाहिए और उस दिन को मनाना चाहिए. परंतु मेरा आप सब लोगों से विशेष आग्रह है, या आप सब लोगों से मेरा निवेदन भी है कि हम लोग किसी भी बौद्ध भिक्षुओं के ही जन्मदिन के अवसर पर ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, क्यों चर्चा करते हैं? क्या कारण है कि केवल प्रवज्जा को ही हम लोगों ने जन्मदिन मनाना चाहिए? फिर उनका जो जन्मदिन होता है, क्या उस जन्मदिन को हम लोग जन्मदिन नहीं मनाए? मैं भी भोपाल में, हमारा भी जो बुद्ध भूमि महावीर उपासक उपासिका संघ है, वो प्रतिवर्ष हमारा भी बड़े धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाते हैं. परंतु हम लोग अपने जन्मदिन को एक सद्भावना के रूप में उसे मनाते हैं.
जिसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग वहां पर आकर शुभकामनाएं देते हैं, परंतु एक बौद्ध भिक्षु के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों का एकत्रित होना और धम्म की चर्चा करना कितनी बड़ी बात होती है, कितना बड़ा सुयोग और कितना बड़ा मंगलमय ऐसा अवसर होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी जन्मदिन मनाया जाता है तो जन्मदिन के रूप में उसे मनाना चाहिए, ना कि हम लोग उसे अलग दिन के रूप में हम लोगों को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए या अपना सुझाव वहां पर देना चाहिए। मेरा इस प्रकार का मनोगत है मेश्राम साहब। अगर यही सोचते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु को प्रवज्जा के दिन को जन्मदिन मनाना चाहिए, तो बाबा साहब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उस समय बाबा साहब आंबेडकर ने स्वयं कहा था कि आज से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो क्या बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हम लोग 14 अक्टूबर को मनाते हैं? क्या मना रहे हैं? नहीं मना रहे हैं। हम लोग बाबा साहब आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बौद्ध भिक्षु एक सांसारिक जीवन छोड़कर, वो एक गृहस्थ जीवन छोड़कर एक संन्यास जीवन के तरफ जाता है और इसलिए उन्होंने केवल अपना वस्त्र बदल दिया है, परंतु उनका जन्म जो है वही होता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी ये कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बौद्ध भिक्षु इस तरीके से भी बोलता है, इस तरीके से भी कहता है कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, तो आज मुझे ऐसा लगता है क्या बौद्ध भिक्षु ने केवल पूजा करनी चाहिए, केवल पूजा अर्चना ही करना चाहिए, केवल प्रवचन और केवल लोगों के 10, 15, 20, 25 लोगों के घरों में जाकर बुद्ध की बात करना चाहिए, जो सालों साल से हम लोग करते आ रहे हैं, सालों साल से वही पैटर्न चलता आ रहा है। उस पैटर्न से क्या बदल गया है, उस पैटर्न से क्या चेंजिंग हुआ है? जो लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करते, क्या उनके मन में शांति है? क्या उनके घर में सुख शांति का वातावरण बना हुआ है? क्या उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया है? क्या अपने आप को चेंज किया है? आज बौद्ध धर्म को एक फ्रीडम, एक बौद्ध धर्म गुरुओं को भी एक अलग अपनी पहचान बनाते हुए समाज के अंदर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग बौद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तभी हम लोग बौद्ध धर्म को जन जन तक लेकर जा सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि बौद्ध भिक्षु के ही जन्मदिन को हम लोगों को केवल टारगेट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज बनते हर्ष बोधि जन्मदिन यहाँ पर मनाते हैं, अच्छी बात है कि इस अवसर पर आप लोग आते हैं, वो आपके लिए मैत्रीय भोजन की व्यवस्था करते हैं और सभी लोग बैठकर चर्चा होती है, धम्म की चर्चा होती है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बौद्ध भिक्षुओं को इस तरीके से कार्यक्रम बनाकर धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, आज हमारे बीच में बनते धम्मदीप जी जो है, जो नासिक में रहते थे, आज वो उनका बहुत बड़ा काम जो है अकोला में है, अमरावती में है, वटफड़ी में उनके गुरु की पूरा जो कार्य जो है वटफड़ी के अंदर उनका काम जो है बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। जैसे दीक्षा भूमि, जिस तरीके से दीक्षा भूमि का वातावरण है, जिस तरीके से दीक्षा भूमि का वातावरण बना हुआ है, वैसे ही महू का भी अभी भंते धम्मदीप अभी 1 साल भी नहीं हुआ है अच्छे से, है ना, अभी अध्यक्ष वहां पर बने हुए हैं। परंतु आप लोगों को बताओ, वहां पर जन्मभूमि का भी जिस तरीके से दीक्षा भूमि का वातावरण है, वैसे ही वहां पर भी महू की जो बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली है, वहां पर भी वैसे ही वातावरण है। वहां पर कोई भी बौद्ध भिक्षु अगर अध्यक्ष भी बनता है, तो वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के अध्यक्ष होने के बाद भी उस तरीके से उनका सम्मान नहीं होता है जो सम्मान होना चाहिए। वहां पर भंते धर्मशील जी जो थे, जो भंडारा नागपुर के थे, उन्होंने वहां पर नींव रखी। और भंते धर्मशील अगर नहीं होते मेश्राम साहब, तो मुझे लगता है आज वो जन्मभूमि बाबा साहब आंबेडकर की, वो जन्मभूमि आज हम लोगों को दिखाई नहीं देते। अभी जो है अध्यक्ष के रूप में वहां पर बनाया गया, पर वहां पर भी 2 प्रकार की पार्टियां पड़ी हुई है।
उनकी जिम्मेदारी क्या है, परंतु मैं ये कहूं पहले मुक्त हो जाए, उसके बाद उसकी भी चिंताएं हम लोग सोच लेंगे। चाहे कितने भी विवाद हो, चाहे कितने भी विवाद बनते रहे, परंतु अगर वो हमारे अंडर में है या हमारे अंदर आता है तो निश्चित उसका भी प्रबंधन हो सकता है। और इसलिए मैं कहूं कि आज बनते हर्ष मोदी, जैसे मेश्राम साहब ने कहा कि वो गाली देते हैं, या मेश्राम साहब ने कहा कि वो अशांत भी होते हैं, परंतु बनते हर्ष मोदी जो है, मैं उनको सालों साल से जानता हूं और मुझे लगता है भंते हर्ष मोदी के साथ बहुत सारे भिक्षु रहे, कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद फिर जो है उनके साथ नहीं भी रहते हैं, परंतु भंते सागर जो है मुझे लगता है सालों साल से आप लोग देख रहे हैं और सालों साल से जो है आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में एक बौद्ध भिक्षु उनके साथ खड़ा है। और मैं उनको जितना अच्छे से जानता हूँ, मैं उनको जितने अच्छे से समझता हूँ, मैं उनको जितने अच्छे से जानता हूँ, मुझे लगता है शायद ही पूरे भारत का कोई बौद्ध भिक्षु उनको जानता होगा, उनको समझता होगा। अगर हम लोग किसी व्यक्ति के नेचर पर अगर जाते हैं कि उनका नेचर जो है बड़ा कठोर है, बहुत कठोर है, वो गाली देते हैं, अशांत होते हैं और वो लोगों को इस प्रकार का बोल देते हैं, परंतु देखा जाए तो आदमी की एक पीड़ा है और हर एक व्यक्ति के अंदर एक पीड़ा होती है, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की एक पीड़ा होती है। और वो पीड़ा मुझे लगता है भंते हर्ष मोदी जी के अंदर है और ये अभी से नहीं, सालों साल से हम लोग देख रहे हैं। भंते हर्ष मोदी मुझे लगता है आज नागपुर में है, परंतु इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो उसके पहले अकोला में रहते थे, वहां पर कुछ दिन तक काम के बाद पहले भोपाल में भी उन्होंने काम किया, भोपाल भी छूट गया। और आज अगर देखा जाए तो विशेष करके जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे पावन धरती, ऐसी पवित्र धरती जहां पर बनते हर्ष मोदी ने एक छोटी सी जमीन वहां पर लेकर, उनका एक सपना जो महाराष्ट्र के हर एक बौद्ध भिक्षु को देखना चाहिए, वो कि वहां पर एक महाराष्ट्र के लोगों का एक अंबेडकर भवन बने, जो परिकल्पना आज तक किसी ने नहीं देखी, वो परिकल्पना वहां पर वो साकार करने के लिए प्रयासरत है। और आज जो है वो बौद्ध गया के पावन धरती पर अपना काम कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ नागपुर के भी बीच में इस ऊर्जा भूमि में भी आप सब लोगों के साथ में वो काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है, हम सब लोगों के लिए बड़े आदर की बात है। परंपराओं को तोड़कर अगर आगे नहीं जाता है तब तक मुझे लगता है परिवर्तन नहीं हो सकता है। और उसमें से बनते हर्ष मोदी भी है जो परंपराओं को तोड़कर आगे काम करने का साहस रखते हैं, ढाढ़स रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्षु है, बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो भंते हर्ष मोदी को बहुत अच्छे नहीं समझते हैं। और वो बौद्ध भिक्षु इसलिए अच्छे नहीं समझते हैं क्योंकि आदमी जब परंपराओं को तोड़ता है और परंपराओं को तोड़कर अगर आगे जाता है तो मुझे ऐसा लगता है जो परंपरावादी जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही उन्होंने भी करना चाहिए। और इसलिए बहुत सारे लोग उनका विरोध भी करते हैं, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु उनका विरोध भी करते हैं। बहुत बहुत उनको साधुवाद जन्मदिन पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनके द्वारा जो आने वाले दिनों में जो काम हो रहा है कि नेपाल में उनके द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, श्रीलंका के अंदर उनके द्वारा सम्मेलन, और इनके साहब आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक लेकर जाने का जो उनका प्रयास है, इन प्रयास में उनको सफलता मिले, इन उनके प्रयासों से अनेकों लोगों का कल्याण हो, ऐसी बहुत सारी शुभकामना देते हुए बनते हर्ष मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की, बहुत सारी मंगल कामना है। एक्चुअली आज मेरा भी यहाँ साथ जुड़े हुए इतने सालों के जो पल है वो निश्चित हमें भी यहाँ पर उनके जन्मदिन पर यहाँ पर खींच कर लेकर आए। निश्चित भगवान बुद्ध की अनुकंपा, भगवान बुद्ध की मैत्री उनके ऊपर हमेशा बनी रहे और उनके द्वारा धम्म का पथ ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।